आज की हमारी कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे एक कपल नेचुरल तरीके से अपना बच्चा डिलीवर करने के लिए चुनते हैं, लेकिन इसके बाद जो उन लोगों के साथ होता है इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हम मार्था नाम की एक लड़की को रिक्शा से उतरकर एक घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। मार्था घर का बेल बजाती है तो इजाबेल नाम की एक औरत दरवाजा खोलती है और उसे देखते ही गले लगा लेती है। इजाबेल का उसे इस तरह से गले लगाना उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो उससे पहली बार मिल रही थी। फिर इजाबेल उसे अपने साथ अपने घर के अंदर लेकर जाती है, जहां मार्था की नजर इजाबेल के हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। तभी इजाबेल उससे कहती है कि आज से ये घर हम दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी है। दरअसल मार्था यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, इसीलिए इजाबेल उसे अपना घर घुमाती है और साथ ही उसे उसका काम भी समझाती है। लेकिन इजाबेल के बातों से मार्था को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उससे और कुछ भी कराना चाहती हो, लेकिन वो उसे बोल नहीं पा रही है। फिर इजाबेल उसे अपने साथ अपने पिग फार्म में लेकर जाती है और उसे पिग्स को खाना देना और उनकी साफ सफाई करना भी सिखाती है। लेकिन मार्था ने कभी किसी पिग को साफ नहीं किया था, इसीलिए उसे उल्टियां होने लगती है। थोड़ी देर के बाद इजाबेल उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बैठाती है और कहती है कि जब तक मेरे हस्बैंड टॉड नहीं आते हमें खाना शुरू नहीं करना चाहिए। फिर जब टॉड घर आता है तो मार्था उसे गुड इवनिंग कहती है और इसके बाद वो तीनों खाना शुरू कर देते हैं। तभी टॉड मार्था से पूछता है कि कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? तो मार्था कहती है नहीं, मेरा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। फिर टॉड पूछता है कि इसका मतलब तुम अभी तक अनटच्ड हो? तो वो कहती है कि हाँ। वहीं इजाबेल टॉड की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। फिर रात को इजाबेल कुछ लड़कियों की सीवी देखने लगती है जिसे टॉड अपने साथ लेकर आया था। इजाबेल टॉड से कहती है कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, जिस पर टॉड कहता है कि तुम्हें अब किसी को तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान ने मार्था को इस काम के लिए हमारे पास भेजा है और अभी के दौर में मार्था जैसी प्योर लड़की हमें कहीं नहीं मिलेगी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज इजाबेल के फार्म में एक पिग का बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था, इसीलिए इजाबेल बहुत रोती है। मार्था उसे चुप कराने के लिए उससे कहती है कि मैम इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, बाकी के बच्चे अभी भी जिंदा है। जिस पर इजाबेल चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या पता कि अपने बच्चे को खोने का दुख क्या होता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब मार्था तैयार हो रही थी तो तभी इजाबेल उसके कमरे में आती है और थोड़ी देर पहले उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगती है। मार्था कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। जिस पर इजाबेल कहती है कि नहीं, तुम नहीं समझ सकती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा 4 बार मिसकरेज हो चुका है। इजाबेल रोते हुए उसे बताती है कि मेरा 4 बार माँ बनने का सपना टूटा है। मार्था उसे सिंपैथी दिखाती है तो इजाबेल उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे और टॉड के बच्चे को जन्म दे सकती हो? मार्था कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, जिस पर वो उसे समझाती है कि तुम्हें टॉड से प्रेग्नेंट होकर मेरे बच्चे को जन्म देना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। मार्था उसे कुछ कह पाती इससे पहले वो उसे खींचकर अपने साथ अपने मंदिर में प्रे करने के लिए लेकर चली जाती है। इजाबेल किसी बुरे भगवान की पूजा करती थी। वो वहाँ पर जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिसे सुनकर मार्था को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे कुछ विजन्स आ रहे थे जहाँ वो सुअरों के साथ सोई हुई थी। तभी इजाबेल उसे उठाकर बताती है कि वो उसके भगवान की पूजा करते वक्त बेहोश
बेहोश हो गई थी। फिर वो उसे 10 लाख रुपए देते हुए कहती है कि मैंने जो ऑफर तुम्हें दिया है इसके बारे में तुम जरूर सोचना। मार्था उन पैसों को लेकर एक बार में चली जाती है और एक आदमी से कुछ नशीली गोलियां खरीदने के बाद उससे पूछती है कि कार्लोस कहाँ है, जिस पर वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर मार्था वहाँ से अपने बहन के घर चली जाती है। वो मार्था से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, जिस पर वो कहती है कि वो मुझसे नेचुरल तरीके से एक बच्चा चाहते हैं और इसके बदले वो मुझे 50 लाख रुपए देंगे। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी लाइफ है, फैसला भी तुम्हें खुद करना होगा ताकि बाद में तुम किसी को ब्लेम ना कर सको। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेल मार्था को तैयार करके टॉड के पास लाती है। मतलब कि मार्था ने इजाबेल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। इजाबेल टॉड के आंखों पर पट्टी बांधकर मार्था के आंखों पर भी पट्टी बांध देती है और फिर वो टॉड और मार्था को संबंध बनाने में हेल्प करती है। टॉड के साथ संबंध बनाने के बाद मार्था बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए जब वो अपने कमरे में वापस आती है तो वो नशा करने लगती है। उसे जैसे ही नशा चढ़ता है उसे विजन्स आने लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो एक सुअर के साथ संबंध बनाकर आई हो। फिर जब वो अपने बेड पर जाकर लेटती है तो तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड कार्लोस का फोन आता है। मार्था कार्लोस से मिलने चली जाती है। वो उसके साथ संबंध बनाने के बाद उससे पूछती है कि क्या बंगो अभी भी हमारे पीछे पड़ा है, जिस पर वो कहता है कि हाँ। फिर मार्था कहती है कि अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे एक जॉब मिला है जिसे पूरा करके हम बहुत जल्द उसे उसके पैसे लौटा देंगे। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मार्था को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर मार्था बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, इसीलिए अपना स्ट्रेस कम करने के लिए वो अपने बहन के घर जाकर फिर से नशा करने लगती है। लेकिन उसकी बहन उसे नशा करने से रोकती है तो वो रोने लगती है। फिर मार्था उससे कहती है कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी, जिस पर उसकी बहन उसे गले लगाकर दिलासा देती है। इसके बाद मार्था वापस से टॉड के घर लौट जाती है। फिर जब वो तीनों डिनर कर रहे थे तो मार्था उन्हें बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही इजाबेल मार्था के बेली को पकड़कर खुशी के मारे रोने लगती है और टॉड अपने भगवान का शुक्रिया करता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज टॉड ने मार्था के प्रेग्नेंट होने के खुशी में एक पार्टी रखी थी जहां टॉड और इजाबेल की तरह बहुत से ऐसे कपल आए थे जिनका कोई भी बच्चा नहीं था। वो सारे लोग मिलकर मार्था को तैयार करते हैं और फिर उसे एक कुर्सी पर बैठाकर उसे अपने मंदिर की तरफ लेकर जाते हैं। पार्टी में जितने भी लोग आए थे ये सभी उसी भगवान की पूजा करते थे जिनकी पूजा इजाबेल कर रही थी। इजाबेल वहाँ पर टॉड को एक चाबुक से मारती है जिससे कि टॉड के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों को दर्द होने लगता है। वो लोग वहाँ किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। फिर वो एक बाउल में मार्था का दूध निकालकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को प्रसाद की तरह पिलाती है। रात को मार्था फिर से अपने बॉयफ्रेंड कार्लोस के पास मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं अपनी बहन से माफी मांगना चाहती हूँ, जिस पर कार्लोस कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, वो सब बस एक हादसा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद कार्लोस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इजाबेल मार्था के बेली पर अपना कान लगाकर बच्चे की धड़कन को सुन रही थी। लेकिन ऐसा करते वक्त मार्था को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी सुअर के बच्चे की धड़कन को सुन रही हो। ये बात वो अपनी बहन को भी जाकर बताती है कि वो लोग उसे किसी सुअर की तरह ट्रीट करते हैं। वो ये भी कहती है कि मैं नशा करना बंद कर दूंगी लेकिन अपने बच्चे को उन्हें कभी नहीं दूंगी, और अगर मैं अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा। जिस पर उसकी बहन उससे कहती है कि अब तुम एक माँ की तरह सोचने लगी हो, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम बस नाटक कर रही हो, तुम्हें अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितनी मतलबी हो।
हो। मार्था बोलती है कि मैं बदल चुकी हूँ, जिस पर उसकी बहन हंसने लगती है और कहती है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अब हम इजाबेल और टॉड को टीवी पर न्यूज देखते हुए देखते हैं, जहां किसी के मर्डर के बारे में बताया जा रहा था। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मार्था उठती है तो उसे अपना फोन कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो इजाबेल से जाकर पूछती है कि क्या उसने कहीं उसका फोन देखा है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे क्या पता कि तुम्हारा फोन कहाँ है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसीलिए तुम चीजें भूलने लगी हो, वैसे तुम्हें फोन की जरूरत ही क्या है। मार्था कहती है कि मुझे अपनी बहन को फोन करना है, जिस पर इजाबेल उससे कहती है कि मैं उसे फोन कर दूंगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है ताकि मेरा बच्चा सेफ रह सके। इजाबेल फिर से उसकी बेली को टच करने लगती है, जिससे कि उसे बहुत ही डरावने विजन्स आते हैं। इसके बाद वो पिग फार्म में जाती है, जहां पर एक औरत उन सुअरों को काटने के बाद मार्था की तरफ बढ़ने लगती है और वो उसके पेट में चाकू मार देती है और तभी मार्था की नींद खुल जाती है। दरअसल वो सपना देख रही थी जिसमें कोई उसे मार रहा था, लेकिन उसे लगता है कि सच में उसके साथ ऐसा होने वाला है। इसीलिए मार्था अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से भागने का फैसला करती है। वो अपना बैग लेकर चोरी चुपके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन घर के मेन गेट पर ताला लगा था। वो गेट खोलने की कोशिश कर रही थी और तभी वहाँ पर उसकी बहन गेट खोलकर अंदर आती है। मार्था उससे कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो मेरे बच्चे के डिलीवरी के बाद ये लोग मुझे मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि मार्था की बहन के नाक से खून गिर रहा है और वो मार्था से कहती है कि गीना, तुमने तो भी मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां एक दिन मार्था अपने बॉयफ्रेंड कार्लोस के साथ अपनी बहन के घर आती है, लेकिन मार्था की बहन को कार्लोस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मार्था उससे कुछ पैसे मांगती है तो वो कहती है कि तुम इतने पैसों का क्या करती हो, जरा अपने आप को तो देखो, तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। जिस पर कार्लोस कहता है कि कम से कम वो तुम्हारी तरह मोटी तो नहीं है। कार्लोस की बातों से वो बहुत गुस्सा हो जाती है और मार्था से कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस नशेड़ी को यहाँ लेकर मत आया करो। उसकी बातें सुनने के बाद कार्लोस उससे बदतमीजी करने लगता है, इसीलिए मार्था कार्लोस को वहाँ से निकाल देती है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि मार्था अपनी बहन को मार्था कहकर बुला रही है और उसकी बहन उसे गीना कह रही है। उसके जाने के बाद गीना, यानी कि जिसे हम मार्था समझते आए थे, वो अपनी बहन मार्था से कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने की जरूरत है। जिस पर उसकी बहन उससे कहती है कि नेक्स्ट वीक मुझे एक फार्म में नौकरी मिली है, मैं वहीं रहने वाली हूँ, इसीलिए मैं जब तक वहाँ हूँ तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि कार्लोस और उसके जैसा कोई भी इंसान मेरे घर में नहीं आना चाहिए। फिर एक दिन कार्लोस फिर से नशे में वहाँ आता है और गीना से पूछता है कि क्या तुमने पैसों के बारे में उससे बात की। गीना कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो मार्था के पास जाकर उससे कहता है कि हे फैटी। गीना उससे चुप होने को कहती है, लेकिन वो चुप नहीं होता और मार्था से कहता है कि तुम अगर कम खाओ तो शायद कोई तुम्हें पसंद करने लगेगा। जिस पर मार्था फिर से भड़क जाती है और उसे चाकू दिखाते हुए उससे कहती है कि तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। मार्था की बातों को सुनकर कार्लोस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मार्था से चाकू छीनकर उसे मारने लगता है। गीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी मारता है और फिर वो मार्था को चाकू से स्टैब करके जान से मार देता है और गीना कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद कार्लोस मार्था की डेड बॉडी को एक प्लास्टिक में पैक करके उसे ठिकाने लगा देता है और अब वो दोनों मार्था के घर में रहने लगते हैं।
फिर एक दिन गीना को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि बंगो और उसके गैंग के लोग कार्लोस और उसे जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने उसके एक नशीली गोलियों की डील को बर्बाद कर दिया। जिसके बाद गीना अपनी बहन मार्था के सारे कपड़े और उसकी एडी लेकर अपनी बहन की जगह इजाबेल के घर पहुंच जाती है। अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जब इजाबेल और टॉड टीवी पर मर्डर वाला न्यूज देख रहे थे। उन्हें उस न्यूज से ये पता चल गया था कि मार्था का मर्डर हो गया है और पुलिस को उसके कातिल की तलाश है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड है। ये न्यूज देखकर टॉड पुलिस को गीना के बारे में बताने के बारे में सोचता है, लेकिन इजाबेल उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने पर वो बच्चे को खो सकती थी। जिसके बाद इजाबेल और टॉड जाकर गीना का फोन चुरा लेते हैं और मेन गेट में ताला भी लगा देते हैं ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब गीना गेट खोलकर भागने की कोशिश कर रही थी और उसकी बहन का भूत उससे कह रही थी कि तुमने भी मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था। मार्था कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार कर माँ बन पाओगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद गीना वहाँ से उठकर इजाबेल और टॉड के शैतानी भगवान के मंदिर में जाती है। वो दोनों भी वहीं पर थे। टॉड उससे देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर गीना कहती है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हारे जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो सब मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। जिस पर इजाबेल कहती है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है। गीना कहती है कि नहीं, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। तभी इजाबेल उससे कहती है कि हमें तुम्हारे बारे में सब पता है। अगर तुम नहीं चाहती कि हमारे बच्चे की डिलीवरी जेल में हो तो तुम्हें हमारी सारी बात माननी होगी। इसके बाद इजाबेल उसे अपने भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने को कहती है, लेकिन तभी गीना एक चाकू से टॉड पर हमला कर देती है और उसे स्टैब करके मार देती है। इजाबेल टॉड को बचाने की कोशिश करती है तो गीना एक चाबुक से उसका गला दबाकर उसे भी मार देती है। तभी वहाँ पर मार्था का भूत आता है और उससे कहता है कि अब तुम अपने बच्चे को तो बचा लोगी, लेकिन तुम्हारा अंत जेल में होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद गीना वहाँ से उठकर खुद ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सड़क पर सारे लोग गीना को इस हाल में देखकर हैरान थे, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। और जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल पर नए आ रहे हैं वो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।